भैया आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। मैं आपको आने वाले 10 दिन में आप सभी को पता है आप सभी का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो रेलवे के फ़ेवरेट टॉपिक्स हैं, उन्हें मैं कवर कराने वाला हूँ 10 दिन में। जैसे अभी के इस क्लास के जो टॉपिक है वो है नियुक्तियाँ, इंडेक्स, पुरस्कार और सम्मान, करंट अफेयर के स्पोर्ट करंट अफेयर और युद्ध अभ्यास और नाम परिवर्तन। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। केवल वही टॉपिक मैं लेकर चल रहा हूँ जिनसे ग्रुप डी बार-बार क्वेश्चन पूछता है। ये 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक की क्लास शाम में भी आएगी यानी 12 टॉपिक एक दिन में और हम 100 प्लस टॉपिक जो है कवर करेंगे 10 दिन में। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में एक प्यारी-सी कमेंट करके बताएँगे कि आप सभी को क्लास जो आज की वो कैसी लगी। बिना टाइम गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। आप एक बार वीडियो को अपने एंड से शेयर कर दीजिएगा। अगर हम बात करें आज के क्वेश्चन को लेकर सबसे पहला, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है और हम स्टार्ट कर रहे हैं बजट से। किससे? बजट से स्टार्ट कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन बजट को लेकर है। केंद्रीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया? तो केंद्रीय बजट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो कि हमारी वित्त मंत्री भी हैं। बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना अनुमानित किया गया है? तो राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 4.3 अनुमानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 में कुल व्यय का अनुमान लगभग कितना है? तो कुल व्यय का अनुमान है लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में गैर ऋण प्राप्तियों का अनुमान कितना है? तो गैर ऋण प्राप्तियों का अनुमान है 36.5 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा अगला, बजट 2026-27 में केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियों का अनुमान कितना है? तो केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियों का अनुमान है 28.7 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला, बजट 2026-27 में केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी अनुमान कितना है? तो इसको लेकर बात करें, इसका कितना हमारे पास 55.6%। कितना? 55.6% है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय का अनुमान लगभग कितना है? तो प्रभावी पूंजीगत व्यय का अनुमान है हमारे पास 17.15 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? तो वास्तविक जीडीपी की वृद्धि का अनुमान है 7.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बजट 2026-27 में नाममात्र जीडीपी वृद्धि नाम मात्र नॉमिनल है ना? नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है 2026-27 में वो कितनी है? तो नॉमिनल है हमारे पास 10%। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में सेवा क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि कितनी है? तो सेवा क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि हमारे पास है 9.1%। कितनी है? 9.1%। नेक्स्ट, अच्छा अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह सिलेक्शन लेना, तो आपको मैं केवल 4 स्टेप बताता हूं जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन करके जाने हैं एग्जाम से पहले। आपको कंप्लीट साइंस का रिवीजन करके जाना है, क्योंकि साइंस का सबसे बड़ा वेटेज है। साइंस को अगर छोड़कर जा रहे हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी। दूसरा, करंट अफेयर, वो भी कम से कम 18 महीने की करंट अफेयर होनी चाहिए। 12 महीने से भी काम नहीं चलेगा, मिनिमम 18 महीने की करंट अफेयर। रेलवे जो बार बार छोटे छोटे टॉपिक्स पूछता है, छोटे छोटे वादक और वाद्य यंत्र, शास्त्रीय नृत्य, है ना, नाम परिवर्तन, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जो लगभग 100 प्लस बनते हैं, मैंने वो एक जगह कर दिए हैं। तो इन सारे के सारे टॉपिक का रिवीजन आप करके जाएंगे और पूरी जीके जीएस को 100 पेज में कर जाएंगे। रट्टा नहीं मारेंगे कि बहुत ज्यादा हमें चीजों को पढ़ना है। तो लास्ट टाइम के 4 स्टेप आप फॉलो कर लिए, आपको मैं विश्वास दिला सकता हूं कि आपको यहां से पेपर में ज्यों के त्यों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अगर आपने इसी वे में चीजों को कवर करके गए एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में निजी अंतिम उपभोग व्यय की अनुमानित वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? तो इसकी वृद्धि दर्ज की गई है हमारे पास 7%। अगला क्वेश्चन है, बजट 2000, यहां से आप ले लेना, ठीक है ना, और एक बार सारी की सारी चीजों का रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 में केंद्र सरकार की सकल बाजार उधारी कितनी अनुमानित है? सकल घरेलू बाजारी जो सकल बाजार उधारी कितनी है? सकल बाजार उधारी को लेकर बात करें तो ये हमारे पास है 17.2%, 17.2 लाख करोड़। बजट 2026-27 की किस भवन में तैयार किया गया पहला बजट बताया गया? तो ये कहां पर तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था हमारे पास कर्तव्य भवन। अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 में कितने रणनीतिक एवं उभरते क्षेत्रों में विनिर्माण बढ़ाना का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये रखा गया हमारे पास 7 क्षेत्रों में।
बजट 2026-27 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना अनुमानित किया गया है? तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है 0.3% अनुमानित किया गया है। युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और किस देश के बीच होता है? तो युद्ध अभ्यास होता है भारत और यूएसए के बीच। नेक्स्ट, युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका 21वां संस्करण आयोजित किया गया अलास्का में। नेक्स्ट, मालाबार नौसैनिक अभ्यास निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं होता है? बाकी 3 देश शामिल हैं इसमें, मालाबार में एक शामिल नहीं होता है, तो इसमें फ्रांस शामिल नहीं होता, बाकी तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट, मिलन 2026 किस सेवा का प्रमुख लक्षद्वीप किस सेना का प्रमुख बहुपक्षीय अभ्यास है? मिलन मिलन 2026 जो है इसको लेकर बात करें तो ये इंडियन नेवी का है, आप याद रखेंगे। लामितीय 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो इसको लेकर बात करें, ये हुआ भारत और सेशल्स के बीच। नेक्स्ट, लैमितीय शब्द का अर्थ क्या है? तो इस शब्द का अर्थ है हमारे पास मित्रता। अगला क्वेश्चन है, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? तो धर्म गार्जियन को लेकर बात करें तो किसके बीच होता है धर्म गार्जियन? तो धर्म गार्जियन होता है हमारे पास भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट, सिलिनेक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है सिलिनेक्स। अगला क्वेश्चन, गरुण शक्ति भारत और किस देश के बीच होता है? तो गरुण शक्ति को लेकर बात करें, भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है गरुण शक्ति। खान क्विस्ट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो इसको लेकर बात करें, ये होता है भारत और मंगोलिया के बीच। अगला, वज्र प्रहार किसके बीच होता है? वज्र प्रहार, तो वज्र प्रहार को लेकर बात करें तो ये होता है हमारे पास यूएसए के बीच और भारत के बीच। नेक्स्ट, टाइगर ट्रम्प किसके बीच होता है? भारत और यूएसए के बीच होता है। अगला, एक्वेरिन जो है अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो एक्वेरिन होता है भारत और मालदीव के बीच। अगला क्वेश्चन, काजिंद जो है वो किसके बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच, काजिंद। नेक्स्ट है, हरिमऊ शक्ति किसके बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच होता है हरिमऊ शक्ति। किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 131। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 151। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का प्रकाशन मुख्यतः किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो प्रकाशन है WIPO के द्वारा किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? UNDP के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 का जेंडर पैरिटी स्कोर कितना है? कितना स्कोर है भारत का? तो इसमें भारत का स्कोर है 64.4%। कितना? 64.4%। अगला, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कुल कितने देश शामिल हुए जिसमें भारत की रैंक 151 थी? तो इसमें टोटल कितने देश शामिल हुए आपको बताना है। तो इसमें टोटल 180 देश शामिल हुए। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये हंगर यानी भूख और कुपोषण से संबंधित है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स किससे संबंधित है? तो फायर पावर इंडेक्स जो है सैन्य शक्ति से संबंधित है, यानी कौन सी सेना किस नंबर पर आती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किसकी रैंकिंग दिखाता है? ये पासपोर्ट की शक्ति दिखाता है कि किसका पासपोर्ट कितना मजबूत है। ग्लोबल पीस इंडेक्स किससे संबंधित है? तो शांति के लिए जारी किया जाता है, किस देश में कितनी शांति है उसके हिसाब से। आप सभी को सारे के सारे नोट्स का रिवीजन करना है, आप यहां से कर सकते हैं, है ना। और आज ही सारे के सारे नोट्सों का जो है अपना रिवीजन करके जाएंगे और सारी की सारी चीजों का जो है क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। कोई भी सिंगल चीज आप इसको लेकर छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सारी की सारी चीजों का रिवीजन करके जाएंगे और जितनी भी चीजें हैं यहाँ से आपको ज्यों की त्यों देखने को मिलेंगी। यहाँ से आप ले सकते हैं और चीजों का रिवीजन आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर चीजों का रिवीजन कर सकते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो CPI को लेकर बात करें, जारी किया जाता है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 2025 में कितने देशों 2025 में रैंक क्या है ना? अच्छा, वेस्ट जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, आपसे ये पूछ रहा है, जिसमें भारत की रैंक आई थी। तो इसमें कुल 180 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है मुख्यतः किसको दिखाता है? तो कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसके गैप को दिखाता है। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज कर दिया गया, आप सभी को पता है बदलकर। गुड़गांव का नया नाम क्या रखा गया है?
है ना। गुड़गांव का, तो गुड़गांव जो है हरियाणा में, जिसका नया नाम है गुरुग्राम। अगला, फैजाबाद को अयोध्या बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे का नया नाम क्या रखा जाएगा? बॉम्बे, तो आप याद रखें बॉम्बे का नया नाम जो है वो मुंबई बोला जाएगा। हालांकि मुंबई तो बहुत पहले से बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, कलकत्ता, तो इसको बोला जाता है कोलकाता। अगला क्वेश्चन हमारे पास मद्रास, मद्रास को बोला जाता है हमारे पास एक मिनट रुकिए, मद्रास को क्या बोला जाता है? तो मद्रास को बोला जाता है हमारे पास चेन्नई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेंगलोर, बेंगलोर का नया नाम होगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रपुरम, जो कि कैपिटल भी है केरल की। पांडिचेरी को बोला जाएगा पुडुचेरी, क्या बोला जाएगा? पुडुचेरी। औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर रखा जाएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आप याद रखेंगे वो है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट हमारे पास भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रपति जो है, अब ये हट चुके हैं, अब ये नहीं है, है ना, अब ये नहीं है, पहले यही थे और 14वें नंबर के थे। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो यह संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा है। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो 26वें गवर्नर के रूप में हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कौन बने 26वें गवर्नर? वो बने हैं संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन, सेबी के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? सेबी के अध्यक्ष बने हाल ही में तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के हाल ही में जो सीईओ बने हैं हमारे पास वो कौन है? वो है वीबीआर सुब्रमण्यम। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? टीबी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? तो ये कौन है हमारे पास रक्षा सचिव? सचिव जो है वर्तमान में कौन है? तो अपने रक्षा सचिव जो है वर्तमान में देखने को मिलते हैं हमारे पास राजेश कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? भारतीय सेना के जो वर्तमान प्रमुख है हमारे पास वो कौन है? वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? भारतीय नौसेना के वर्तमान उप प्रमुख जो है वो देखने को मिलते हैं हमारे पास एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? भारतीय वायुसेना के जो वर्तमान प्रमुख है वो कौन देखने को मिलते हैं? एपी सिंह। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष जो हमें देखने को मिलते हैं वो है कौन है? वी नारायण। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पद अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष पद से संबंधित नियुक्ति किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो आप सभी को पता है इसकी नियुक्ति जो किससे जुड़ी हुई है हमारे पास? ये स्टैटिक्स। नेक्स्ट, 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो ये जीती गई है किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किस टीम को हराया? तो इसमें किसको हराया था भारत ने? तो भारत ने हराया था किसको? न्यूजीलैंड को। अगला क्वेश्चन, 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल किस शहर में खेला गया? दुबई में खेला गया। अगला क्वेश्चन, 2025 में आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? जसप्रीत बुमराह। 2025 में आईसीसी महिला ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? महिला ऑफ द ईयर बनी थी अमेलिया कैर। 2025 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो है ये किसके द्वारा जीतेगी? तो ये जीतेगी साउथ अफ्रीका के द्वारा। 2025 डब्ल्यूटीसी फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने किस टीम को हराया? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जो हराई गई वो थी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, 2025 का डब्ल्यूटीसी फाइनल कहां पर खेला गया? तो ये खेला गया हमारे पास कहां पर? ये खेला गया लॉर्ड्स में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता गया कार्लोस अल्कराज के द्वारा। 2025 फ्रेंच ओपन महिला का एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो महिला एकल का खिताब जीता कोको गॉफ के द्वारा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से संबंधित है, आप सभी को पता है। खो खो विश्व कप 2025 पुरुष वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया? भारत के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, खो खो विश्व कप 2025 महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? भारत के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2026 किसे दिया गया है? तो 2026 का मंथ जून का जो खिताब है वो नाथन स्मिथ को दिया गया है। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2026 का खिताब किसको दिया गया है? तो ये खिताब दिया गया हमारे पास डैनी वाइट को। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार 2025 में कुल कितनी पद्म पुरस्कारों की घोषणा की? 139। अगला, पद्म पुरस्कार 2025 में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? तो मिला है 7 लोगों को। अगला क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार में पद्म भूषण कितनों को मिला है? 19 लोगों को मिला है।
पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? तो पद्मश्री मिला है 113 लोगों को 2025 का। 2025 में मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है? तो मरणोपरांत 13 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है। पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध है चिकित्सा यानी मेडिसिन से। पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित शारदा सिन्हा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शारदा सिन्हा का संबंध है हमारे पास कला से। नेक्स्ट, पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित एम.टी. वासुदेवन नायर किस क्षेत्र से संबंधित है? लिटरेचर एंड एजुकेशन। पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित एल सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? कला से। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कारों की घोषणा सामान्यतः किस अवसर पर की जाती है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाती है, सॉरी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कारों की कितनी मुख्य श्रेणियां हैं? तो आप सभी को पता है, अभी तो जस्ट मैंने डिस्कस किया, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण। निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कार की श्रेणी में नहीं आता है? तो भारत रत्न इसकी श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट, पद्म विभूषण किस प्रकार की सेवा के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हमारे पास असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार 2025 में महिला पुरस्कार विजेताओं की संख्या कितनी है? तो 23 है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, पद्म पुरस्कार 2025 में विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी में पुरस्कार विजेताओं की संख्या कितनी है? आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप याद इसका आंसर होमवर्क में करेंगे और यहां से कोई भी डाउट होगा तो यहां से सारी की सारी चीजों को मुझसे पूछ लेंगे और जो मैंने आपको बताया सिलेक्शन वाले 4 स्टेप वो यहां से फॉलो करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे की चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको 100 क्वेश्चन का एक सुपर फास्ट रिवीजन कराया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको आने वाले 10 दिन में 100 टॉपिक कवर कराने वाला हूं, तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।